हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दुष्यंत कुमार डी कुमार आईसीएस एकेडमी में स्वागत है आपका। तो हम लोग संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं और इसे हमने दो चरणों में बांट के पढ़ा था। और वो एक था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का काल और दूसरा ताज का शासन यानी क्राउन का काल। ठीक है, आपको बता दें, हमने आपको बताया था शुरुआत हमने 1757 के प्लासी के युद्ध से की थी। हमने बताया था कि कंपनी एक व्यापारी कंपनी के रूप में भारत में आती है। इसके बाद 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है, प्लासी का युद्ध, और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार कंपनी को मिल जाता है। प्लासी के युद्ध में बंगाल उनके नियंत्रण में आ जाता है, कंपनी के नियंत्रण में बंगाल आ जाता है और बंगाल उस समय का सबसे धनी प्रांत था। बंगाल के संसाधनों के दम पर कंपनी ने पूरे भारत को जीत लिया। 3 मराठा युद्ध, 4 मैसूर युद्ध, हैदर अली, टीपू सुल्तान, इन सबको हराया कंपनी ने। और कंपनी को ऐसा करने में यानी 1757 से लेकर कंपनी को कितना समय लगा, 1853 तक कह लीजिए, 1857 तक कह लीजिए। 1857 में कंपनी का विकेट गिर जाता है क्योंकि 1857 का जो विद्रोह हुआ था भारत में, रिवोल्ट हुआ था, वो एक बड़ा विद्रोह था और इसने कंपनी की जड़ें हिला के रख दी थी। और अब ब्रिटिश सरकार को ये समझ में आ गया था कि भारतीयों के बिना भारत में शासन करना मुमकिन नहीं है, आसान नहीं है। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1858 के एक्ट को पढ़ने जा रहे हैं हम लोग देखेंगे कि अब कंपनी का शासन समाप्त हो चुका है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त हो गया। अभी तक दोहरा शासन हो रहा था भारत पर, यानी हम कह सकते हैं द्वैत शासन का भी अंत हो गया, ड्यूअल गवर्नमेंट। ठीक है, द्वैत शासन का अंत हो जाता है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो शासन कर ही रही है, साथ साथ और कौन शासन कर रहा था, ब्रिटिश सरकार हम पर शासन कर रही थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन नहीं करेगी, ब्रिटिश सरकार हम पे डायरेक्ट कंट्रोल करेगी, डायरेक्ट रूल ओवर करेगी। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग 1858 का भारत शासन अधिनियम पढ़ने जा रहे हैं। और जो इस अधिनियम की सबसे मुख्य विशेषता होती है वो ये होती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है, कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त। और दूसरा पॉइंट इसमें आपको बता दें कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के गठन का प्रावधान किया था। वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट कर रहा था। ठीक है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी शासन समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया। और आपको बता दें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी समाप्त कर दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट बहुत बड़ा, यानी ये 1858 का एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि कंपनी शासन यहां समाप्त हो जाता है और अब ब्रिटिश सरकार को ये पता चल जाता है कि हमें भारतीयों को साथ लेकर चलना चाहिए और भारतीयों के बिना हम शासन नहीं कर सकते हैं। और अब वो झूठा मूठा ये दिखावा करने का प्रयास किया जाएगा कि अब ब्रिटिश सरकार एक शुभ चिंतक के रूप में काम करेगी भारत में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य नहीं होता है। ब्रिटिश सरकार का एकमात्र उद्देश्य होता है भारत का शोषण करना, क्योंकि भारत एक उपनिवेश था और अभी तक भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से शासन किया जा रहा था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन
समाप्त कर दिया गया है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया है और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी समाप्त कर दिया गया है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब एक नए पद का सृजन किया गया है जिसका नाम है भारत सचिव। भारत सचिव नामक एक नए पद का सृजन, ठीक है, भारत सचिव नामक एक नए पद का सृजन किया गया है। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया, भारत सचिव नामक एक नए पद का सृजन किया गया है। और आपको बता दें कि इसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान, इसकी सहायता के लिए, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान। अब आपको बता दें कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया तो हम कह सकते हैं कि द्वैध शासन भी समाप्त हो गया है। द्वैध शासन माने दोहरा शासन, डुअल गवर्नमेंट। द्वैध शासन का भी भारत में, द्वैध शासन का अंत हो जाता है। अब दोहरा शासन नहीं होगा, केवल ब्रिटिश सरकार शासन करेगी भारत पर। क्राउन कह लीजिए, या इंग्लिश में क्राउन बोलते हैं, हिंदी में ताज का शासन बोलते हैं। ठीक है, तो द्वैध शासन का अंत। और एक और इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि मुगलों का भी अंत हो जाता है। आपको बता दें 1857 के विद्रोह में जो विद्रोही होते हैं वो बंदूक की नोक पर बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित करते हैं और बहादुर शाह जफर को अब रंगून घोषित कर दिया जाता है। बहादुर शाह जफर मुगल शासन का अंतिम शासक होता है। बहादुर शाह जफर मुगलों का अंतिम राजा होता है। ठीक है, अब मुगल शासन भी यहां से समाप्त हो जाता है। मुगल शासन का अंत, मुगल शासन का अंत। तो देख लीजिए कितनी सारी चीजें समाप्त हो रही हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त किया जा रहा है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी समाप्त किया जा रहा है, द्वैध शासन का अंत, मुगलों का अंत। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। वायसराय, ठीक है, वायसराय माने ब्रिटिश क्राउन का ये प्रतिनिधि। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि जो भारत में शासन करेगा। वायसराय का पद उसी प्रकार से समझ लीजिए जो आज स्थिति प्रधानमंत्री की है। गवर्नर जनरल कह लीजिए, ठीक है, गवर्नर जनरल की भी वही स्थिति होती थी जो प्रधानमंत्री की है। उसी का तो नाम बदलकर क्या कर दिया गया, अब वायसराय कर दिया गया। ठीक है, तो वायसराय माने क्राउन का प्रतिनिधि, ताज का प्रतिनिधि। फिर से आपको याद दिला दें, इस 1858 का एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया जाता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया जाता है। इसकी जगह एक नए पद का सृजन किया जाता है, भारत सचिव नामक एक नए पद का सृजन। ठीक है, 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान। ये 15 सदस्यीय परिषद क्या करेगी, भारत सचिव को सहायता देगी। सहायता के लिए, इनकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है।
द्वैत शासन का अंत, ड्यूअल गवर्नमेंट का अंत हो जाता है, मुगल शासन का अंत हो जाता है, गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगता है। याद कीजिए वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें हमने आपको बताया था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1773 में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और वो पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। फिर याद कीजिए जैसे जैसे कंपनी ने भारत में विस्तार किया, वैसे वैसे ही अब बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं रहा। 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? वायसराय, सॉरी, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब बंगाल का गवर्नर जनरल बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं है, वो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और ऐसा 1833 के एक्ट में कहा जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपको बता दें कि अंतिम जो वायसराय था वो कौन था? अंतिम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग अंतिम वायसराय। इनके काल का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही कि ये अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। वायसराय तो थे ही, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये एग्जामों में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतिम वायसराय कौन था, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, और पहला बंगाल का गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल कौन था। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत की थी, और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, और बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। ठीक है, 1833 में बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और 1858 में जब सब कुछ समाप्त कर दिया गया, तो गवर्नर जनरल के पद को भी समाप्त करके उसकी जगह क्या कहा जाने लगा? उसे अब वायसराय कहा जाने लगा। तो अंतिम वायसराय, सॉरी, पहले वायसराय, ये पहले क्या है? पहले वायसराय है। ठीक है, और अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल। ये 1858 का एक्ट था। और अब हम लोग 1861 का एक्ट देखने जा रहे हैं, 1861 का एक्ट। ठीक है, 1861 का एक्ट, ये एक्ट भी इंपॉर्टेंट है, 1861। इसके बाद कंपनी को 3 एक्ट पास करने पड़े। आपको इस एक्ट की पृष्ठभूमि तो पता चल गई होगी ना कि ये एक्ट क्यों लाया गया भारत में इतनी जल्दी, ऐसी क्या जरूरत थी ब्रिटिश सरकार को एक्ट पास करने की? तो उसका एक ही कारण था, 1857 का विद्रोह। इतना बड़ा विद्रोह था कि कंपनी की जड़ें तक हिल गई थी इस विद्रोह के कारण। और फाइनली ये डिसीजन लिया गया कि अब कंपनी भारत में शासन नहीं करेगी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार भारत को कभी भी खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश था जिसमें भारत लगभग सभी चीजें ग्रो की जा सकती हैं, सभी चीजें उगाई जा सकती हैं। भारत ब्रिटिश सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण उपनिवेश था। भारत ब्रिटिश सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण उपनिवेश था। भारत वो सभी चीजें ब्रिटिश सरकार को उपलब्ध करा रहा था जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 1861 का भारत शासन अधिनियम। इसका नाम भारत शासन अधिनियम क्योंकि डायरेक्ट अब भारत में क्राउन क्या करेगा? शासन करेगा, इसीलिए इसका नाम भारत शासन एक्ट रखा गया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अब हम लोग 1861 के एक्ट को। ठीक है, 1861 का एक्ट।
और इस एक्ट में आपको बता दें कि जो इस एक्ट की संपूर्ण महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो वायसराय की कार्यकारिणी थी, वायसराय की कार्यकारिणी, वायसराय की कार्यकारिणी, वायसराय की कार्यकारिणी में एक और सदस्य को शामिल किया गया, में एक और सदस्य को शामिल किया गया। ठीक है, वायसराय की कार्यकारिणी में एक और सदस्य को शामिल किया गया। ठीक है, शामिल किया गया। ठीक, एक तो पॉइंट ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, विधायी परिषद में, विधायी परिषद में, विधायी परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर, विधायी परिषद में अतिरिक्त दो परिषद, हमेशा याद रखिएगा, एक वायसराय की कार्यकारिणी परिषद जिसे हम शुरुआत से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पढ़ते चले आ रहे हैं। आपको बताया था यहाँ 1+4 का प्रावधान था। ठीक है, इसमें एक गवर्नर जनरल और 4 अन्य सदस्य थे, और बाद में पिट्स इंडिया एक्ट में सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई थी। याद करिए आप। तो वायसराय की कार्यकारिणी में एक और सदस्य को शामिल किया गया, और ये सदस्य जो था वो विधायी मामलों का एक्सपर्ट था, जेम्स विल्सन थे पहले। विधायी परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 रखने का प्रावधान। यानी ये कौन सी संख्या है, ये आपकी मिनिमम है, मिनिमम, और ये मैक्सिमम है, अधिकतम। ठीक है, तो विधायी परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 रखने का प्रावधान, 12 का प्रावधान। ठीक है, 12 का प्रावधान, संख्या का प्रावधान। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वायसराय को क्या किया गया, अध्यादेश, वायसराय को अध्यादेश जारी करने का, वायसराय को अध्यादेश जारी करने का प्रावधान, जारी करने का प्रावधान। ठीक है, वायसराय को अध्यादेश जारी करने का प्रावधान। ठीक, तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए। इसमें आपको एक चीज और बता दें कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है, वायसराय परिषद, और जो विधायी परिषद है, दोनों को मिलाकर क्या कहा जाने लगा था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाने लगा। ठीक है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद और विधायी परिषद दोनों को मिलाकर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये 1861 का भारत शासन अधिनियम था, और इसमें ये पॉइंट आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि वायसराय की कार्यकारिणी में एक और सदस्य को शामिल किया गया, विधायी परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 रखने का प्रावधान किया गया, और वायसराय को अध्यादेश जारी करने का प्रावधान। ठीक है, इसका प्रभाव कितना रहता था, इसका प्रभाव यानी अध्यादेश का प्रभाव